हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम क्लास 11 स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था हाइड्रोजन में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में सारी बातें कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट वाटर। आज की क्लास से हम लोगों का जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ वाटर। मतलब हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन से बनने वाले एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। देखो बेटा, वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन वी ऑल नो दैट इज H2O। ठीक है, वाटर अगर हम बात करें तो वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। भले ही वो हम हमारी बात करें, हम किसी एनिमल की बात करें, हम किसी प्लांट की बात करें, हम किसी भी XYZ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वाटर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर हम लोगों के सर्वाइवल के लिए एक, जिसको बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक कि जो एनिमल बॉडी होती है दैट इज कंसिस्टिंग 65% ऑफ वाटर। मतलब जो हमारे एनिमल्स की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, उसमें आपको 65% तक वाटर देखने को मिलता है। यहीं अगर हम लोग प्लांट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स में यू कैन ऑब्जर्व वाटर अप टू 95%। मतलब 95% के आसपास प्लांट्स के अंदर आपको वाटर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा जो वाटर होता है, वाटर अर्थ पर 75% एंड मोर होता है ऑन द अर्थ। अप्रॉक्सीमेटली अर्थ पर 75% वाटर होता है और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइक वाटर इज फाउंड इन ओशंस में आपको वाटर मिलेगा। देन यू विल फाइंड वाटर इन रिवर्स, देन इन सी, लेक्स, इवन इन सॉइल, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। ये सारे फॉर्म्स में आपको डेफिनेटली वाटर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वाटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये तो हम लोग सब जानते ही हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटर किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ करता है, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो ये वाटर का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हम लोग वाटर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे वाटर और आइस के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, सबसे पहली और सबसे बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि हमारा वाटर कलरलेस होता है। देन हमारा वाटर ऑर्डरलेस होता है। देन थर्ड, हमारा वाटर टेस्टलेस होता है। ये तो ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप कभी भी लिख सकते हो और आपको नंबर दिला सकती है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक जिसको बोलना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी हो गई, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपका वाटर होता है ईदर इन कंडेंस्ड फॉर्म, यानी वाटर जब अपने सॉलिड फॉर्म में होगा या वाटर जब अपने लिक्विड फॉर्म में होगा। मैं इन दोनों फॉर्म को कंडेंस्ड फॉर्म कह सकता हूं, यानी जब वाटर के वेपर को जोर से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कंडेंस कर दिया जाए तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड यानी कि वाटर आ जाता है। और इन कंडेंस्ड फॉर्म में इट शोज वेरी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज कैसे? इट शोज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट शोज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत हाई शो करता है। हाई कैसे? अगर हम बात करें एज कंपेयर टू H2S, H2O हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हम लोग अगर सल्फर को रिप्लेस कर दें ऑक्सीजन से, तो वाटर और H2S में जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई देखने को मिलता है, H2S का देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, इस रूम टेम्परेचर पे इस H2S गैस के फॉर्म में मिलती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आपका H2O लिक्विड फॉर्म में मिलता है हम लोगों को। तो ऐसा क्यों हो जाता है?
क्यों H2S के मुकाबले H2O दूसरे हाइड्राइड्स के मुकाबले H2O अनयूजुअल प्रॉपर्टी शो करता है? ऐसा क्यों होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है? तो ध्यान रखिएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका वाटर जो होता है इट हैव कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट H2S एक्सेट्रा डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते एंड देयरफॉर सॉलिड या लिक्विड या मैं कहूँ कंडेंस्ड फॉर्म में वाटर दूसरे हाइड्राइड्स के मुकाबले ज़्यादा अलग प्रॉपर्टी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर शो कर सकता है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, हमारा जो वाटर होता है इट हैव हाई डायपोल मोमेंट। हमारे वाटर का डायपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। अगर किसी सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट बहुत हाई होता है मतलब उसकी पोलैरिटी बहुत हाई होती है, इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। इसका नेचर बहुत ज़्यादा पोलर होता है। इसके अलावा इसका बहुत हाई सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। सरफेस टेंशन आप लोगों को मालूम है ना, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? जब आपने एक पाइप में वाटर रखा तो वाटर बीच वाला जो लेयर होती है, जो बीच में से आपको हमेशा इस तरीके से कर्व देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से जो वाटर होगा आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? यहाँ पर प्रेजेंट जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, जो बीचों बीच होगा, उसको नीचे प्रेजेंट सारे मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइटली नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से वो बीच वाला जो मॉलिक्यूल होता है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो कॉर्नर के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कॉर्नर के वाटर मॉलिक्यूल्स इन पाइप से या जो भी आपकी सरफेस है उससे चिपकने की वजह से इनको नीचे के अलावा साइड में भी फोर्स लगता है, इसलिए ये कॉर्नर वाले ऊपर रहते हैं और बीच वाला पानी नीचे आ जाता है। मतलब बीच वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ हमें देखने को मिलती है। हमको इस तरीके से हमें कर्व देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। देन इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो इनकी 7.7 प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी हाई। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कि वाटर दूसरे हाइड्राइड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। इस हाई थर्मल कंडक्टिविटी के अलावा इसका 8th प्रॉपर्टी होती है, इट हैव हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इसका बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इनका बहुत ज़्यादा होगा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब कभी भी आप किसी कंपाउंड को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ले जाते हो तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है या जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बहुत हाई होता है। थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग तो पढ़ चुके हैं। और इन सब वजह से वाटर एक बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट होता है। तो वाटर इज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। सो वाटर एक्ट एज अ मॉडरेटर इन कूलिंग। इन कूलिंग ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, इवन जो आपका क्लाइमेट है उन सब को कूल करने में जो किसी चीज़ का हाथ है तो वो आपके वाटर का हाथ है। मतलब ये जो आपके आसपास जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से जितनी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, हाई हीट एब्जॉर्प्शन होता है इनका ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो हीट एब्जॉर्प्शन इनसे बहुत ज़्यादा होने की वजह से
ये आसपास सराउंडिंग से सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद को लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इस वजह से आपका सराउंडिंग जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ये कैसे काम करता है अपन इसको समझते हैं। क्या आप लोगों ने कभी वो नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन घर में देखा है? आपके घर में मदर या सिस्टर वगैरह नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एक थिनर बोल लो या एसीटोन बोल लो मार्केट से लेकर आते हैं, उसको अपने हाथ पर इस तरीके से अप्लाई करके देखना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे इनिशियली तो बहुत लिक्विड वो गीला गीला दिखेगा, लेकिन फटाफट 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 वो पूरा सूख जाएगा। सूखता तो है लेकिन आपके उतने हाथ के पोर्शन को एकदम बिल्कुल ठंडा कर देता है। तो वो क्या करता है, जब आप उस नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो नेल पॉलिश रिमूवर के मॉलिक्यूल्स आपके हाथ की गर्मी लेकर, आपके हाथ की एनर्जी लेकर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद खुद को वेपोराइज कर लेगा और खुद तो वेपर बन के उड़ जाएगा लेकिन आपके हाथ की हीट को निकाल कर ले जाएगा। और क्योंकि आपके हाथ से हीट निकल चुकी है इसलिए उतना पोर्शन आपको कुछ देर के लिए ठंडा ठंडा लगेगा। यही फिनोमिनन हमारे आसपास वाटर करता है। जब आपके आसपास गर्मी होती है तो वाटर क्या करता है, उस गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके खुद लिक्विड से वेपर फॉर्म में चले जाता है और आपके आसपास एकदम कूलिंग कर देता है। तो आप कभी इस चीज़ को फील करना, जब गर्मी होती है और गर्मी के बाद एकदम जब बारिश आना शुरू हो जाती है तो एकदम टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इन्वायरमेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो वाटर क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में भी और आपके क्लाइमेट में भी। यहाँ तक बात हम लोगों को समझ में आ गई। उसके अलावा वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट बेस्ट होता है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, देयरफॉर ये अपने अंदर सबको सॉल्युबल कर लेता है, देयरफॉर इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होने की वजह से वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। इनफैक्ट इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझो, वाटर क्या करता है, जो कंपाउंड्स वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl एक आयोनिक सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व करा, तो वो आयोनिक सॉल्ट जब पानी के अंदर जाएगा तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में, Na और Cl के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। उस आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्यों? ताकि Na पॉजिटिव सोडियम कैटायन अलग हो जाए और Cl नेगेटिव अलग हो जाए। ये दोनों को अलग करने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो वाटर फोर्स लगाता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाई होने की वजह से वाटर ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट या वेरी गुड सॉल्वेंट बन जाता है। आ गई आप लोगों को बात समझ में? और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होने की वजह से, इसके यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह से ये हमारी बॉडी में 65% के ऊपर और प्लांट बॉडी में 95% तक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में आयंस, मिनरल्स, ग्लूकोज, फैट्स और अलग अलग आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सकता है। ये क्या करेगा, उनको पहले अपने अंदर डिसॉल्व करेगा और ब्लड के साथ या हमारी जो वेन्स हैं या जो हमारे जो वेसल्स हैं उनमें ट्रेवल करता हुआ ब्लड के साथ इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाएगा हमारे बॉडी में। और प्लांट्स की बॉडी में जाइलम फ्लोएम्स की मदद से उन चीज़ों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाने में मदद करेगा। तो वाटर की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है और ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने लिखी है, प्लीज़ इसको ध्यान से नोट कर लो। एक कमेंट मुझे आया था कि मैं थोड़ा टाइम दूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये मैं हट गया, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देखो मैं हट गया अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलो, तो अब ये हमारी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर। इतना रब कर लेते हैं हम लोग पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे।
अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें वाटर के स्ट्रक्चर की, अगर मैं इसको लिक्विड फॉर्म में बताने की कोशिश करूं, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म में अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, तो बेटा जब मैं गैशियस फॉर्म में मेरे वाटर को बनाऊंगा वेपर फॉर्म में, तो एक ऑक्सीजन होगा, एक बेंट स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों को सबको मालूम है, जिसमें यहां पर हाइड्रोजन होता है, इट इज अ बेंट शेप मॉलिक्यूल, एक बेंट शेप होगा इसका, जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 104 डिग्री। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेटा इस तरीके से आपके वेपर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 96.5 पिकोमीटर। ये आपका गैशियस फॉर्म का वाटर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इन गैशियस और वी कैन से वेपर फॉर्म। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में? इट इज वेरी वेरी पोलर, इसमें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, एज यू कैन सी इट इज वेरी पोलर। इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी टेट्राहेड्रल, शेप विल बी बेंट, बॉन्ड एंगल विल बी 104 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसका VSEPR के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आई विल सी 2 लोन पेयर ओवर हियर, यहां पर आपको 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे, और यहां पर इस तरीके से 2 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होंगे, बॉन्ड एंगल 104 रहेगा, ये 96.7 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। तो ये जो हम लोगों ने बनाया ये दीज आर बॉन्ड पेयर्स एंड दीज आर लोन पेयर। तो बेटा लिक्विड फॉर्म में आई मीन गैशियस फॉर्म में हमें वाटर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वाटर का शेप जनरली ऐसा होता है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब जैसे जैसे आप वाटर को फ्रीज करना स्टार्ट करोगे या वाटर को कंडेंस करना स्टार्ट करोगे, वाटर के कंडेंस होते ही वाटर के मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। देखिए किस तरीके से ये मैंने बनाया एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल के पास और थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स आने लगेंगे, क्योंकि आप जब टेम्परेचर कम करते हो तो हम सब जानते हैं कि कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वी कैन सी वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा पास आने लगे हैं, कुछ इस तरीके से। देखो मैंने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बना दिए हैं आप लोगों के सामने। ये मैं क्या बना रहा हूं, अब ठीक बना दिया मैंने। तो ये बहुत सारे मैंने वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब आपने धीरे धीरे टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया। जब ये वाटर मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो आप सब लोगों को मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं कि कंडेंस्ड फॉर्म में वाटर बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से। इस तरीके से एज यू कैन सी ये लोग वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में जाना स्टार्ट होगा। और आप जब इसको और ज्यादा कंडेंस कर देंगे तो यही स्ट्रक्चर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। दिस स्ट्रक्चर विल बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू आइस। बेटा ध्यान रखिएगा जब ये आइस का स्ट्रक्चर बनता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल खुद को हेक्सागोनल शेप में अरेंज कर लेते हैं। मतलब ये जो मैंने आपके सामने हेक्सागोन बनाया है, ये हेक्सागोन मैंने क्या बनाया है, दीज हेक्सागोन्स आर एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स। इन हेक्सागोनल पॉइंट्स पर यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं भी ठीक से क्लियर करता हूं, मैं जरा स्ट्रक्चर बना लूं पहले, आप देखें यहां पर ध्यान से।
ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ H2O दिखेगा, यहाँ H2O दिखेगा, यहाँ H2O दिखेगा, यहाँ H2O, 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 इस तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोज 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 आकर एक हेक्सागोनल शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगे। दे विल ऑक्यूपाई द हेक्सागोनल शेप। समझ में आ गई बात बेटा हम लोगों को। और जब आप और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे, जब आप और ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करोगे, तो आइस का ये हेक्सागोनल शेप टूट कर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक शेप में। फिर ये क्यूबिक शेप ऑक्यूपाई कर लेगा और इस तरीके से आपको आइस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके आइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन से फॉर्म में? इन द आइस का स्ट्रक्चर सॉलिडिफाई फॉर्म में, वाटर का स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, जो आइस होती है इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, ये भी आपके एक तरीके का आइस का ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ओपन अप करके हमने यहाँ इसको बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं आइस में जब वाटर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस वाटर मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ने, वन वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। ये देखो, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक चीज देखो, ये एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा। और बेटा ये देखिए आप, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस दिख रही है। दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज वॉइड्स, जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है। वॉइड्स के अंदर क्या भरा हुआ होता है? एयर भरी हुई होती है। और इसी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस पानी पर क्यों तैरती है जबकि आइस तो सॉलिड है। तो आप उसका जवाब देंगे, जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो हर आइस में ये हेक्सागोनल शेप बनने की वजह से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी होल्स, खाली स्पेस जिनमें हवा भर जाती है और एयर होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब इनमें बॉयंसी आ जाती है, तैरने लग जाते हैं। तो voids are present that are filled with air, and therefore ice floats on water। और इसी वजह से आइस जो होती है वो वाटर पे क्या करती है? फ्लोट करती है। तो ये आपके आइस के स्ट्रक्चर के बारे में छोटी मोटी बातें हो गई, इतने हम लोगों को पढ़ना होता है। एक खास बात और होती है आइस की, आपने कभी सोचा है कि जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोस्त योर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है और तालाबों में रहते हैं, तो आपने देखा होगा तालाब ऊपर से जम जाते हैं, बर्फ़ से ढक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अंदर आपको तैरते हुए दिखते हैं। मछलियाँ अंदर तैरती हुई दिखती हैं, ऑर्गेनिजम्स अंदर सरवाइव करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो आइस होता है, जब ये किसी सरफेस पर जम जाता है तो ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। आइस इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑल्सो। आइस एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। तो ये क्या करता है, ये बर्फ़ ने क्या करा, अंदर के लिक्विड पानी को और बाहर के एटमॉस्फेयर में एक इंसुलेशन कर दिया। अब जो अंदर के ऑर्गेनिज्म है उनको अंदर की हीट अंदर ही रह गई और वो ऑर्गेनिज्म बहुत सफिशिएंट तरीके से अपनी लाइफ को बर्फ़ के सीज़न में भी यानी विंटर के सीज़न में भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बर्फ़ है और अंदर पानी है, तो अंदर की हीट बर्फ़ से टकराकर वापस अंदर ही स्टोर्ड हो जाएगी। तो ना, जैसे स्वेटर क्या काम करता है, बाहर की ठंड बाहर रहने तो और अंदर की हीट बॉडी की
अंदर रहता है। सेम काम बर्फ़ करेगा तालाबों के अंदर या किसी भी लेक्स के ऊपर, वो इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। और यहाँ पर हम लोगों ने बात करी पूरी तरीके से आइस के बारे में। यहाँ पर हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की और स्ट्रक्चर्स वगैरह ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में प्रेजेंट जितने वीडियोस है देखें, क्लास 11 के तो बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, रेगुलरली बना रहा हूँ। आप लोगों की एग्जाम्स आने वाली है स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। बाय बाय, होपफुली समझ में आया होगा। सी यू, ऑल द बेस्ट।